ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति से की बात। गजा के अस्पताल पर हुए हमले में आम नागरिकों की मौत पर प्रकट की संवेदना। मानवीय सहायता जारी रखने का दिया भरोसा। आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर जताई गहरी चिंता। इजराइल हमास के बीच संघर्ष का 13वां दिन, दोनों ओर से हमले जारी। एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कहा, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है ब्रिटेन। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत वापस आए 1200 भारतीय। देश को कल मिलेगी पहली रैपिड रेल की सौगात। पीएम मोदी साहिबाबाद और दुहाई के बीच आरआरटीएस के पहले चरण को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दिल्ली मेरठ के बीच दैनिक यात्रियों की मुश्किल होगी आसान। महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, कौशल्य योजनाओं से दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को हो रहा है सबसे अधिक लाभ। बढ़ रही है दुनिया भर में भारत के स्किल्ड युवाओं की मांग। पांच राज्यों में चढ़ने लगा है चुनावी पारा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को लिखा पत्र। डबल इंजन सरकार के लिए मांगा समर्थन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली। राज्य सरकार पर बोला हमला, भूपेश बघेल का पलटवार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने शपथ पत्र में कबूल किया आरोप। महुआ मोइत्रा ने अपने संसद अकाउंट के लॉगिन और पासवर्ड किए थे शेयर। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में दर्ज की लगातार चौथी जीत। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली ने नाबाद 103 रन बनाकर वनडे में जमाया 48वां शतक। सबसे तेज 26,000 इंटरनेशनल रन भी किए पूरे। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा, टीम पर है गर्व। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फलस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा, फलस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से बात की। गजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को आज 13वां दिन है और पूरी दुनिया इस संघर्ष को लेकर खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और अपना समर्थन जताया। इस बीच गजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के बाद से मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इजराइल के करीब 200 लोग हमास के पास बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने से लेकर जमीनी लड़ाई को लेकर इजराइल अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, तो ईरान समेत तमाम अरब देशों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जंग में सब जायज कभी नहीं होता। जब कभी भी किन्हीं दो देशों के बीच जंग की स्थिति बनती है तो उस संघर्ष का सबसे बड़ा निशाना बनती है वहां की जनता। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है, लेकिन तनाव कम होने का दूर दूर तक कोई संकेत मिलता नहीं दिख रहा है। हर बीतते दिन के साथ ये लड़ाई और भी ज्यादा गहराती जा रही है। इस संघर्ष में दोनों तरफ से हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में करीब 3,500 लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ के दौरान इजराइल में अब तक 1400 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल के मुताबिक इस युद्ध में
उसके 306 सैनिक शहीद हुए हैं और करीब 206 अभी भी गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए हुए हैं। अब तक हमने 306 शहीद सैनिकों के परिवारों और 203 बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया है। हम इन परिवारों का दर्द महसूस करते हैं और इस कठिन समय में उनके साथ हैं। बंधकों की रिहाई पर हम काम कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने हमास के सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे इजराइल पर हमला किया गया था। युद्ध के दौरान दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए और कम से कम 21 अन्य घायल हो गए हैं। हवाई हमलों ने रफा में अल मसरी टावर की ऊपरी मंजिल को निशाना बनाया। घायलों को अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम सो रहे थे जब हमने आवाज़ सुनी और भागने लगे। हम यहाँ एक शरणार्थी शिविर में रहते हैं। इस जगह को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया। यहाँ केवल महिलाएं, बच्चे और नागरिक हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायली बस्तियों पर अपने हमले के दौरान उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया था। यह दावा एक आतंकवादी वीडियो और इजराइल द्वारा जब्त किए गए हथियारों के विश्लेषण पर आधारित है। उधर लेबनान की तरफ से इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच हमलों की खबर है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की कई चौकियों को निशाना बनाते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा पर तोप के जरिए लगातार हमले किए, जिससे हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हर हमले का हमारी ओर से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हम उत्तरी कमान में दृढ़ता से तैनात रहेंगे और सतर्क रहेंगे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सभी ने हमास के खात्मे पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन अजय के तहत 5 उड़ानों से अब तक 1200 लोग वापस आए हैं। इनमें से 18 नागरिक नेपाल के भी हैं। आगे और फ्लाइट भेजने की योजना है। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। हम सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। देश में परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने को तैयार दिख रहा है। देश की पहली रैपिड रेल आ रही है। जी हां, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति से NCR के निवासियों को यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसका 82 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच निर्माणाधीन है, लेकिन इसका साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच स्थित 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने जा रहे हैं। कैसी है देश की पहली रैपिड रीजनल रेल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम इस समय मौजूद हैं देश की पहली रैपिड रीजनल ट्रेन के अंदर। किस तरह की बनाई गई है ये ट्रेन, आइए इसका जायजा लेते हैं। देश की पहली रैपिड रीजनल रेल तैयार है परिचालन के लिए। करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक दौड़ने जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दिल्ली से मेरठ के बीच में दौड़ेगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति से NCR के निवासियों को क्षेत्र में बिना रुके यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसका 82 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच निर्माणाधीन है। शुरुआत में ये हर 15 मिनट पर एक ट्रेन उपलब्ध रहेगी। हालांकि सिस्टम आवश्यकता के आधार पर आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में 6 डिब्बे हैं। इनमें लगभग 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं।
इसमें दोनों बैठकर और खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या शामिल रहेगी। हर स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध रहेंगी। हर रैपिडेक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये प्रीमियम कोच के बाद दूसरा कोच होगा। ट्रेन के अन्य कोचों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। साथ ही प्रत्येक कोच में विकलांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। ये रैपिडेक्स ट्रेन कुछ दिल्ली मेट्रो का आभास कराती है, लेकिन इसमें आरामदायक सफ़र के लिए 2x2 की सीटें लगाई गई हैं। इस ट्रेन में जगह जगह पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इस ट्रेन के अंदर अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे और 21 अक्टूबर से इसमें आम जनता यात्रा कर सकती है। कुल इनके अंदर 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस रूट पर सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो जाएगी और बहुत ही कम समय में वे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन सुमित तिमान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुशल पेशेवर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के इस महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को हो रहा है। भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने युवाओं और देश की प्रतिभाओं को हमेशा अनदेखा किया, जबकि आज देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया। ग्रामीण कौशल विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम एवं कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार, डीडी न्यूज, मुंबई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उस समय एक नया मोड़ आया जब व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने खुद एक शपथ पत्र में कबूल किया कि आरोप बिल्कुल सच हैं और महुआ मोइत्रा ने ही अपने संसद अकाउंट के लॉगिन और पासवर्ड शेयर किए थे।
सूत्रों के मुताबिक एक शपथ पत्र में दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि संसद में पूछे जाने वाले सवाल उन्होंने ही संसद की वेबसाइट में महुआ के अकाउंट पर अपलोड किए थे। हीरानंदानी के शपथ पत्र के मुताबिक उन्होंने ही अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे थे और अपुष्ट जानकारियों के आधार पर महुआ के संसद अकाउंट पर सवाल पोस्ट किए। हीरानंदानी ने यह भी कबूल किया कि महुआ मोइत्रा राजनीति में तेजी से तरक्की करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहती थीं और इसी वजह से उन्होंने अदानी को टारगेट किया। हीरानंदानी के अनुसार पीएम अदानी को टारगेट करने के लिए महुआ लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी संपर्क में थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच को आगे बढ़ा सकती है और 3 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट पेश कर सकती है। न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा कि याचिका काफी देरी के बाद दायर की गई थी और सीबीआई की अधिकांश जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। ये डीके शिव कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई करने से इनकार करने के साथ ही जांच पर लगी रोक को भी रद्द कर दिया। सीबीआई ने 2020 में शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज किया था। अदालत से डीके शिव कुमार को ऐसे समय में झटका लगा है जब भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों राज्य के कई ठेकेदारों पर हुई छापेमारी के दौरान 45 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। भाजपा इसे कांग्रेस का पैसा बता रही है, जिसे 5 राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। अब अदालत के फैसले के बाद भाजपा एक बार फिर हमलावर हो गई है, लेकिन शिव कुमार हैं कि अभी किंग बनने की आस लगाए हुए हैं। Your fans prizing you as a kingmaker. When will you be the king? My party has to decide. सच की हमेशा जीत होती है, वो सच साबित करे। जो आरोप है उन पर वो कोर्ट में साबित हो रहे हैं तो वो निर्दोष तो नहीं। डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के मामले में हवाबाजी ना करें। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नटराजन ने तर्क दिया, चूंकि सीबीआई ने अधिकांश जांच पूरी कर ली है, इसलिए अदालत इस समय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। आरोपियों से बयान लेने का काम पूरा करने के बाद सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करने के चरण में है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिव कुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। वो इस अवधि के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इससे पहले ईडी की छापेमारी में बंगलुरु और नई दिल्ली में उनके अलग अलग ठिकानों से 300 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दिनों दिन विस्तार हो रहा है। इस योजना से अब तक करीब 6 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं और लोगों को 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब आप अपने मोबाइल के जरिए भी घर बैठे आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान भारत के और क्या फायदे हैं, इस बारे में डीडी न्यूज से खास बातचीत की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ डॉक्टर बसंत गर्ग ने। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार तेजी से हो रहा है। अब आप मोबाइल के जरिए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना क्या है, कैसे इसका लाभ लोग उठाएं और इसकी बेनिफिट क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई ताकि जो गरीब परिवार हैं वो अस्पताल में भर्ती होकर गंभीर बीमारियों के लिए अपना इलाज करवा पाएँ। ये देखा जा रहा था कि जो गरीब हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में या इवन सरकारी अस्पतालों में ये इलाज की सुविधा ले पाएँ। 2018 से ये स्कीम के 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक 5.7 करोड़ लोग, लगभग 5.25 करोड़ लोग इसका लाभ ले चुके हैं। एक आम लाभार्थी अगर है आयुष्मान भारत का, वो कैसे लाभार्थी समझे कि वो लाभार्थी है, वो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे वो लाभार्थी बने?
पहले से ही यहाँ लाभार्थी की जो लिस्टें हैं वो डेटाबेस में अपलोडेड हैं। ये स्कीम एंटाइटलमेंट बेस पे है, तो लाभार्थी अपना नाम नज़दीकी CSC सेंटर, नज़दीकी अस्पताल में या इवन घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना नाम चेक कर सकता है और अपनी लाभार्थी होने के स्टेटस को भी जान सकता है। जैसे ही वो ये करता है वो उसके साथ ही वो अपना कार्ड भी बना सकता है। आयुष्मान भारत का जो ये कार्ड है ये बहुत बनाना सरल है। हमने एक प्रक्रिया अपनाई है जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड घर बैठ के आप बना सकते हैं। घर घर पे हमारी टीमें भी जा रही हैं जो आयुष्मान भारत का कार्ड बनाती हैं। इसके अलावा अस्पताल में भी ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में कार्ड बनाया जाता है। गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कितना योगदान दे रहा है? योजना के लाभ ये भी हुआ है कि इलाज ले पा रहा है गरीब आदमी, उसको कोई कर्जा नहीं लेना पड़ रहा और प्लस उसकी जेब से कोई खर्चा नहीं हो रहा। इन्हीं कारणों से ये योजना इतनी सक्सेसफुली हो पा रही है और ये लोकप्रिय हो गई है लोगों में। अस्पताल में जाने पे किसी भी तरह का आपके जेब से खर्चा नहीं होगा। 100% खर्चा 5 लाख रुपए तक का ये आयुष्मान भारत PMJ की तरफ से अस्पताल को दिया जाएगा। यदि कोई इसमें आपको किसी प्रकार की भी असुविधा होती है तो हमारी एक हेल्पलाइन है 14555, उस पर भी आप सहायता ले सकते हैं, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो भी लाभार्थी हैं अभी तक छूटे हुए हैं वो जल्द से जल्द कार्ड बनवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक वास्तविक समय ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सागर से सारांश लॉन्च किया, जिसमें डेटा और प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए अहम प्रशासनिक निर्णय लेने में बड़ा बदलाव आ सकेगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए 8000 से अधिक CBSE स्कूल, 13 लाख से अधिक शिक्षक और अब तक 3 करोड़ छात्रों को कवर किया जा चुका है। जो सागर से सारांश सॉफ्टवेयर बनाया है ये बेसिकली डेटा ड्रिवन डिसीजंस के लिए एंड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि जो बोर्ड सिस्टम होता है जिसमें तमाम स्कूल्स, बच्चे और टीचर्स शामिल हैं, तो लॉट ऑफ गवर्नेंस एंड द डिसीजन मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। और उसके लिए रियल टाइम पे डेटा के साथ अगर होगा वो डिसीजन मेकिंग तो एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग होगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है अगर आप देखें इसके अंदर हमने बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा तमाम सारे एनालिटिक्स एंड उसके इंसाइट्स ड्रॉ करके बताया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान इंडियन बैंक ने दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो का उद्देश्य आम जनता और बैंक ग्राहकों को भ्रष्टाचार की रोकथाम के प्रति जागरूक बनाना था। इस रोड शो में मध्य और दक्षिण दिल्ली अंचल के अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इंडियन बैंक के इस रोड शो का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नई दिल्ली में इंडियन बैंक द्वारा सतर्कता सप्ताह के मौके पर एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है CGM रोहित ऋषि जी। इसका उद्देश्य ये है कि हम हर सब नागरिकों में ये जागरूकता देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन जो है वो सबका कर्तव्य है और भ्रष्टाचार में जहाँ तक इंडियन बैंक है हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये हम सप्ताह मनाते हैं अपने कर्मचारियों को भी ये एहसास दिलवाने के लिए कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल समाज में टिकना नहीं चाहिए और नागरिकों में भी ये पता होना चाहिए कि जो भी सार्वजनिक जीवन में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका जो पारदर्शी कार्यशैली रहती है उसमें किसी भी तरह की भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये रोड शो का आयोजन किया गया है इंडियन बैंक द्वारा। अगर आपके आसपास हो रहा भ्रष्टाचार PIDPI में शिकायत करो, क्या है ये मैसेज? PIDP में है कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा हमें 2-4 तरीके बताए गए हैं जिनके हिसाब से कि हम वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो ज़रूरी पड़ने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। किसी भी रूप में रिश्वत स्वीकार ना करें, इस संदेश को लेकर ये इंडियन बैंक के कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। नई दिल्ली के संसद मार्ग होते हुए ये रोड शो कनॉट प्लेस के विभिन्न हिस्सों में होते हुए लोगों को संदेश दे रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कृषि मंत्रालय के NCDC ने किसानों के द्वारा बनाए गए संगठनों की ओर से एक मेले का आयोजन किया। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए किसानों ने अपने अपने द्वारा बनाए गए कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई।
इस मेले में किसानों के द्वारा ज़्यादातर ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रदर्शनी में दर्शाया गया, जिसमें सरसों के तेल के अलावा आम जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद शामिल थे। मेले में आए राजस्थान के रायसिंह नगर के एफपीओ बालाजी सहकारी समिति के मालिक रवि जैनी ने बताया कि हम ऑर्गेनिक उत्पादों में सरसों तेल, सेब का शहद, चने की दाल और घी लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि हमें सरसों का अच्छा दाम नहीं मिलता, जबकि सरसों तेल का काफ़ी अच्छा दाम मिल जाता है जो ऑर्गेनिक होता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त हम सेब और सरसों का ऑर्गेनिक शहद लाए हैं, जिनसे हमें अच्छे रेट मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑर्गेनिक चने की दाल और ऑर्गेनिक घी के भी फायदे बताए। जो हमारे किसान साथी एफपीओ के अंदर जुड़े वो बिरानी सरसों लगाते हैं तो उनको अच्छा भाव नहीं मिल पाता, पर उसी के मैटर में आज जो हमारे उनका तेल निकाल कर 2 नंबर पर पहला काम ये करते हैं, उसकी जो भूसा होता है वो काम में आ जाता है। 2 नंबर पर उसका जो तेल है वो ऑर्गेनिक रहता है और उसकी अच्छी डिमांड होती है। मधुमक्खी पालन करते रहते हैं तो वो कभी सेब के अंदर प्लांट के अंदर जाते हैं, जैसे हिमाचल के अंदर, तो वो सेब का शहद बना लेते हैं। जब हमारे यहाँ आते हैं सरसों का शहद बना लेते हैं। तो ये अलग अलग इनका प्रोडक्शन है और ये हमारे को अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। तो हम किसानों को बताते हैं और इसके किसानों के प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी मार्केट के अंदर इनके अच्छे रेट मिलते हैं इनको। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में जीत का चौका लगाते हुए बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश से जीत के लिए मिले 257 रन के लक्ष्य को भारत ने 41 ओवर 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए विराट कोहली ने नाबाद 103 रन की पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।